दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या सच में बांग्लादेश का संविधान तारिक रहमान बदलने जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी संगठन तारिक रहमान पर यह दबाव बनाकर संविधान को बदल सकता है। आज हम समझेंगे कि अगर बांग्लादेश का संविधान बदलता है तो इससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करेंगे कि बांग्लादेश के संविधान में कौन कौन से नियम या फिर कानून बदले जा सकते हैं और इसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। लेकिन आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर बांग्लादेश के संविधान को बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दोस्तों जैसा कि बीएनपी पार्टी को बांग्लादेश की राजनीति में पूर्ण बहुमत मिला है और उसे 300 सीटों में से 209 सीटें बहुमत के रूप में हासिल हुई है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के राजनीति में उथल पुथल करने के लिए या फिर कहें कि संविधान में संशोधन करने के लिए तारिक रहमान के पास पूर्ण बहुमत है और वह जिस प्रकार से चाहें संविधान में संशोधन आसानी से कर सकते हैं। हालांकि तारिक रहमान की बांग्लादेश की राजनीति में बहुमत रहने के बावजूद भी संविधान में संशोधन करना उनके लिए इतना आसान नहीं हो पाएगा। इसे आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा कि बांग्लादेश अभी भी IMF या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए पूरी तरीके से उसी पर डिपेंड है। कहने का मतलब यह है कि अगर तारिक रहमान संविधान में संशोधन करते हैं तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव झेलना पड़ सकता है। दोस्तों इसके आगे हम बात करेंगे कि तारिक रहमान बांग्लादेश के संविधान में कौन कौन सी धाराएं या फिर कानून बदल सकते हैं। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि क्या इससे पहले भी किसी सरकार ने बांग्लादेश की राजनीति में यानी कि बांग्लादेश के संविधान में संशोधन किया है। दोस्तों जिस प्रकार से 1971 के युद्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था तो बांग्लादेश एक नए देश के रूप में बनकर सामने आया था। तो ऐसे में सबसे पहला संशोधन बांग्लादेश के संविधान में 1972 में किया गया था और इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष या फिर सेक्युलर कंट्री उसे कहते हैं जहां पर सभी धर्म समभाव की भावना रहती हो और सभी धर्म को समान रूप से देखा जाता हो। इसे और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें तो कहने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, वह एक इस्लामिक कंट्री है जहां पर इस्लामिक कट्टरवाद या फिर धर्म के आधार पर नियम कानून को बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर कंट्री है जहां पर सभी धर्म को समान रूप से देखा जाता है और किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता बल्कि सबको साथ लेकर चला जाता है। और सेम यही प्रक्रिया को बांग्लादेश की राजनीति में जब शेख हसीना की सरकार थी तो उन्होंने भी अपने देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने की मांग की थी और उसे लागू भी किया था। हालांकि इसे बाद में पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया। बहरहाल दोस्तों आइए अब देख लेते हैं कि तारिक रहमान पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी संगठन उन पर दबाव बनाकर संविधान में संशोधन करवा सकते हैं। दोस्तों एक नज़र बांग्लादेश की राजनीति में जमात इस्लामी संगठन के ऊपर डाले तो बांग्लादेश में जमात इस्लामी एक कट्टरवाद संगठन को बढ़ावा देने वाला है और यह पूरी तरीके से पाकिस्तान के पक्ष में देखा गया है। आसान भाषा में कहें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था 1971 में तो बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ था तो यह पूरी तरीके से यह संगठन इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाला जमात इस्लामी संगठन पूरी तरीके से पाकिस्तान के फेवर में था और बांग्लादेश के नए देश बनने में यह पूरी तरीके से बांग्लादेश के समर्थन में नहीं था। बहरहाल असली मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि क्या बीएनपी पार्टी के नेतृत्व में जो तारिक रहमान की सरकार चल रही है उस पर जमात इस्लामी संगठन किस प्रकार से दबाव बना सकता है। दोस्तों क्योंकि तारिक रहमान का झुकाव ज्यादातर जमात इस्लामी संगठन के साथ देखा गया है। इसके अलावा अवामी लीग की सरकार जब शेख हसीना के नेतृत्व में चलाई जा रही थी तो इससे इसका बहुत ही ज्यादा वैचारिक मतभेद हुआ था। आसान भाषा में कहें तो जमात इस्लामी संगठन और अवामी लीग का बहुत ही बड़ा टकराव दोनों में देखने को मिला था। दोस्तों मतलब साफ है कि अगर तारिक रहमान बांग्लादेश के संविधान में बदलाव करते हैं तो यह भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि जमात इस्लामी संगठन का ज्यादातर झुकाव भारत विरोधी बयानों के कारण जाना जाता है। जैसा कि जमात के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भारत को यह खुलेआम धमकी दी थी कि हम तुम्हारे चिकन नेक को तोड़ देंगे। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को बढ़ावा देंगे जिससे वहां पर नक्सलवाद और आतंकवाद को तेजी से फैलाया जा सकेगा और यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करने वाला है। दोस्तों एक लाइन में कहें तो अगर बांग्लादेश की सरकार जमात इस्लामी संगठन के साथ मिल जाती है तो यह पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद को और भी ज्यादा बढ़ावा दे सकती है। दोस्तों उग्रवादी संगठनों से मेरा कहने का मतलब यह है कि पूर्वोत्तर राज्यों के कई ऐसे संगठन हैं जो भारत में नहीं रहना चाहते हैं और वो स्वतंत्र होकर एक देश के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं। हालांकि भारत सरकार के तमाम प्रयासों के बाद ऐसे कई संगठन थे जो भारत में
आत्मसमर्पण कर दिए थे और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे। कहने का मतलब यह है कि वे भारत की राजनीति में हिस्सा ले चुके हैं और भारत के साथ रहने के लिए मन बना चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे संगठन सक्रिय हैं जिनकी सरगना को बांग्लादेश अपने देश में शरण दे रहा है और वहां पर फल फूल रहे हैं ऐसे संगठन। दोस्तों, बांग्लादेश में संविधान बदलने का मतलब यह है कि शायद वहां पर धर्मनिरपेक्षता पूरी तरीके से खत्म कर दी जाए और बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री बनकर सामने आ सकता है और बांग्लादेश के ज्यादातर कानून इस्लामिक शरीयत के आधार पर हो सकता है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ और वहां की महिलाओं के साथ और भी ज्यादा भेदभाव देखने को मिल सकता है। बहरहाल दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश के संविधान में सच में संशोधन या फिर बदलाव होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।